बारिश का मौसम था। गांव की एक दुकान पर कुछ लोग बैठकर चाय का मजा ले रहे थे। इतने में थोड़ी दूर से सुखराम चाचा धीमे धीमे चलते हुए आ रहे थे। अरे आओ आओ सुखराम चाचा, काफी दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। अरे किशन, आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए थोड़ा घर से कम ही निकलता हूँ। अरे भाई, चाचा को चाय दो। चाचा आप यहाँ बैठिए, बारिश का मौसम है और आप भी यहाँ हैं, तो चलिए कोई डरावना किस्सा सुनाइए जिसको सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। अरे किशन, वैसे तो मेरी पूरी जिंदगी में काफी सारे डरावने किस्से रहे हैं, लेकिन आज मैं आप सबको एक ऐसा किस्सा सुनाता हूँ जो मेरे साथ बचपन में हुआ था, जो आज भी मेरे मन में बहुत ताज़ा ताज़ा है, जैसे ये किस्सा कल ही मेरे साथ हुआ है। हाँ चाचा, जल्दी से सुनाइए, आपके किस्से सुनने में बहुत ही मजेदार होते हैं। जब मैं करीब 4 साल का छोटा लड़का था, तब हम पूरे परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए हमारे रिश्तेदार के घर जाने वाले थे। हम 5 लोग थे, मेरे माता पिता और हम 3 भाई बहन। उन सब में सबसे छोटा मैं था, इसलिए मुझे साथ रखने की जिम्मेदारी माता पिता ने दोनों भाई बहन को दी थी। हम सब सुबह तैयार होकर ट्रेन की राह देख रहे थे। अभी स्टेशन पर ट्रेन आने में आधे घंटे की देर थी। जब ट्रेन आई तो हम सब ट्रेन में चढ़ गए और अपनी सीट पर आराम से बैठ गए। थोड़ी ही देर में ट्रेन अपनी गति में चलने लगी और हम सभी को मजा आने लगा। हमारे रिश्तेदार वैसे रामगढ़ में रहते हैं, लेकिन वो एक छोटा सा नगर था, इसलिए ट्रेन वहां रुकती नहीं थी। इसलिए ट्रेन रामगढ़ के पहले आने वाले स्टेशन कालीघाट पर रुकती थी। जब ट्रेन थोड़ी आगे बढ़ी तो पता चला कि रेलवे की तरफ से आगे की और कुछ काम चल रहा है, इसलिए हमारी ट्रेन को रास्ते में थोड़ा रुकना पड़ा। पहले लगा था कि थोड़ी देर में ट्रेन चल पड़ेगी, लेकिन 4 घंटे के बाद ट्रेन शुरू हुई और आगे बढ़ी। अरे अरे, सुखी की माँ, लगता है आज हम बहुत देर से पहुंचेंगे। कालीघाट स्टेशन पर पहुंचने में रात हो जाएगी। हाँ, मुझे तो इस बात की चिंता है। स्टेशन पर कोई सवारी मिल जाए तो अच्छा है, वरना इतनी रात में कहां से हम रामगढ़ पहुंचेंगे। चलिए, जो होगा वो देखा जाएगा। पहले हम कालीघाट पहुंचे तो सही, फिर वहां से देखते हैं कि आगे क्या किया जाए। वैसे भी हम रामगढ़ पहली बार जा रहे हैं, इसलिए वहां कालीघाट पर दूसरे यात्री होंगे, उनसे हम पता करके रामगढ़ पहुंच जाएंगे। फिर ट्रेन चलती गई, बारी बारी स्टेशन आते गए, वैसे वैसे लोग उतरते गए। अब शाम हो चुकी थी। हमारे साथ बैठे हुए सारे यात्री उतर चुके थे। अब कालीघाट स्टेशन का बोर्ड आया। ट्रेन थोड़ी स्लो हुई और हम उतरने के लिए तैयार हुए। जब हम स्टेशन पर आए तो देखा कि हम 5 लोग के सिवा इस स्टेशन पर कोई नहीं उतरा। हमने देखा कि स्टेशन पर कोई नहीं दिख रहा था, न कोई लोग थे, न कोई सवारी थी। अब हम क्या करें, वो हमें समझ नहीं आ रहा था। अरे, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। लगता है आज रात का समय हमें यही स्टेशन पर ही काटना पड़ेगा, क्योंकि रामगढ़ यहाँ से बहुत दूर है। रात के समय वहां तक चल के जाना मुझे ठीक नहीं लगता। हाँ, यही स्टेशन पर ही आज की रात रुकेंगे। अरे पापा, यहाँ स्टेशन पर रात रुकने में मुझे बहुत डर लग रहा है। आप देखिए ना, आसपास कोई सवारी मिलती है या नहीं। ठीक है, मैं आसपास देखता हूँ। आप लोग यहाँ बैठिए और थोड़ा आराम कीजिए। अरे, ये स्टेशन तो बहुत डरावना है, लेकिन यहाँ कोई इंसान नहीं है। वो सबसे हैरान करने वाली बात है। वैसे हम सब एक जगह पर बैठ गए और पापा की राह देखने लगे कि कब वो कोई सवारी लेकर आए और हम यहाँ से जाएं। थोड़ी देर में पापा आए और बोले, अरे, ये स्टेशन के आसपास मैंने सब जगह देख लिया। यहाँ आसपास कोई इंसान भी नहीं है और कोई जानवर भी नहीं है। बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि अक्सर स्टेशन पे कुत्ते तो दिखते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई कुत्ता भी नहीं दिख रहा है। अब हम यहाँ रुकते हैं और रात काट लेते हैं। रात गहरी हो चुकी है। आप सब एक काम करो, थोड़ा लेट के आराम करो, मैं जाग रहा हूँ। हम सब वैसे भी बहुत थके थे। पूरा दिन ट्रेन में रहने के बाद हम सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये स्टेशन पर हमें कुछ ऐसा लग रहा था कि
यहाँ हर कोई मौजूद है, लेकिन हमें कोई दिख नहीं रहा है। मेरी बहन को भी ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है, लेकिन कोई हमें दिख नहीं रहा था। अभी तो 10 ही बजे थे और हल्के हल्के हम सब गहरी नींद में चले गए जब पापा जाग रहे थे। लेकिन हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही थी कि उनकी भी आंख लग गई। अब सब गहरी नींद में चले गए थे। थोड़े समय के बाद अचानक ही कुछ आवाज से पापा की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि स्टेशन पर एक चाय की दुकान खुल चुकी है और उसके भीतर एक महिला पीछे मुड़ के कुछ काम कर रही है। वो महिला दिखने में थोड़ी युवा और सुंदर लग रही थी, लेकिन उसने सफेद साड़ी पहनी थी। घड़ी में देखा तो तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। मेरे पापा ने उससे बोला, सुनिए बहन जी, आप यहाँ कब आई और इतनी रात के अंधेरे में आपने अपनी दुकान खोल दी? मैंने रात को देखा था कि यहाँ न तो दुकान थी और न कोई यहाँ इंसान था। अरे बाबूजी, मैं अभी अभी ही यहाँ आई हूँ और मेरी दुकान तो इस स्टेशन पे कब से है, लेकिन शायद आपने देखी नहीं होगी। क्या आप चाय पीना चाहते हो? मेरी चाय की चर्चा दूर दूर तक होती है। पापा को उस औरत की बात में कुछ शंका हुई और वो मन में कुछ सोचने लगे। अरे मैंने स्टेशन पर सब जगह देखा था, कहीं पे कोई दुकान नहीं थी। अचानक ये दुकान और ये औरत कहाँ से आई? रुको, मैं सबको जगाता हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा सोचकर पापा हम सबको जगाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब तक पापा हम सबके पास पहुंचे उससे पहले वो महिला हमारे पास पहुंच चुकी थी। चाय पियोगे? औरत की थोड़ी डरावनी आवाज सुनकर हम सब उड़ गए। अरे बहन जी, आप तो दुकान में थी। इस स्टेशन पे जो भी आता है उसे मैं चाय पिलाए बिना जाने नहीं देती। अब सबको चाय पीनी ही पड़ेगी। उस औरत की बात सुनकर हम सब भी थोड़ा घबराने लगे थे। पापा अब थोड़े सहज होकर बोले, ठीक है बहन जी, आप चाय बनाकर लाइए, हम सब आपकी चाय पियेंगे। वो औरत चाय पीने की बात सुनकर मानो खुशी से पागल हो गई और चाय लेने चली गई। थोड़ी देर में वो चाय लेकर आई। सबने चाय ली और हम पीने ही वाले थे। इतने में बहन बोल पड़ी, नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी, मुझे चाय नहीं पीनी है। चाय पीने का मना करते देख वो औरत अब गुस्सा हो गई और डरावनी आवाज में सांस लेते हुए बोली, सबको चाय पीनी पड़ेगी, कोई चाय पीने का मना नहीं कर सकता। इतना बोलकर वो जोर जोर से डरावनी आवाज में हंसने लगी और हंसते हंसते औरत अपने भूतिया रूप में आ गई। उस औरत का ऐसा डरावना रूप देखकर हम सब डर गए। हमने जीवन में पहली बार भूत देख रहे थे। मेरी बहन तो उस डायन को देखकर बेहोश ही हो गई। हम सब के पैर मानो जमीन पर फंस गए थे। हम हिल नहीं पा रहे थे। चलो जल्दी से चाय पी लो, सबको चाय पीनी पड़ेगी। चाय पिए बिना कोई यहाँ से जा नहीं सकेगा। पापा डरते हुए बोले, हम सब चाय पी लेते हैं, लेकिन कृपा करके हमें जाने दीजिए। हाँ, चाय पी लो, फिर मैं तुम सबको मुक्त कर दूंगी। हम सब चाय पीने ही वाले थे। तुरंत उसी समय कोई चिल्लाया, वो चाय मत पीना, वो चाय मत पीना। हमने देखा तो एक साधु बाबा चिल्ला के हमें मना कर रहे थे और हमारी तरफ आ रहे थे। बाबा ने नजदीक आके कुछ मंत्र बोलकर पानी उस डायन पे छिड़का तो वह चिल्लाते चिल्लाते हुए बोली, मैं जरूर वापस आऊंगी, चाय पीने से कोई मना नहीं कर सकता। ऐसा बोलकर वो हवा में गायब हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। अरे पहले यहाँ से सब चलो, वरना वो वापस आ जाएगी। उसे मैं ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। हम सब साधु बाबा के पीछे पीछे चलते हुए उसकी झोपड़ी तक चले गए। अच्छा हुआ कि मैं आधी रात में पानी पीने जागा और मैंने सुना कि किसी की हंसने की आवाज आ रही थी, तो मैं तुरंत समझ गया कि कोई अनजान यात्री स्टेशन पर आए हुए हैं और वो आज उनका शिकार करेगी। वो कौन थी बाबा? वो रुक्मिणी की आत्मा थी। वो आज से कई साल पहले इस रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाया करती थी। उसकी चाय के चर्चे चारों ओर थे। सभी यात्री उसकी चाय मजे से पीते थे। कोई भी उसकी चाय पीने का मना नहीं करता है। लेकिन रुक्मिणी विधवा थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। फिर एक दिन इस रेलवे स्टेशन पर एक अधिकारी की भर्ती हुई। वो अधिकारी
बेहद चालक और खराब मन का था। उसके अंदर रुक्मिणी को लेकर गलत विचार आया। एक बार रात के समय में उसने रुक्मिणी के साथ गलत व्यवहार किया और जब रुक्मिणी ने उसका विरोध किया तो उसने दूसरे दिन रुक्मिणी की चाय में जहर मिला दिया। फिर रुक्मिणी ने वो चाय कुछ लोगों को पिलाई और वो सब लोग मर गए। सभी लोगों को लगा कि रुक्मिणी ने ही सबको मारा है। इस वजह से रुक्मिणी डर गई और डर के मारे वही जहर वाली चाय खुद पी गई और मर गई। मरते मरते वह बोल रही थी, ये जिसने भी किया है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं जरूर वापस आऊंगी। फिर कुछ दिन के बाद वो अधिकारी भी स्टेशन पे मारा हुआ पाया गया और उसके शरीर के पास पड़ी थी एक आधी चाय भरी हुई प्याली। उसके मरने के बाद ये स्टेशन पर कुछ रात को कोई ना कोई यात्री रात में यहाँ मरा हुआ पाया जाता है और उसके पास चाय की प्याली भी पड़ी हुई मिलती है। उस वक्त से इस स्टेशन पर रात को कोई नहीं जाता। पता नहीं रुक्मिणी और कितनों के भोग लेगी।